हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका कारण क्या है कि देखिए, देखा जाए तो अगर यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये जो अलेक्जेंडर टॉपिक है, जो अलेक्जेंडर अपने आप में एक वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा टॉपिक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको अलेक्जेंडर द महान भी कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व विजेता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने हालांकि पूरे वर्ल्ड को जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी इन्हें वर्ल्ड विश्व विजेता कहा जाता है। और इन्हें ग्रेट क्यों कहा जाता है आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि इन्होंने कितने लड़ाइयां लड़ी और इसका क्या क्या रिलेवेंस है आपके यूपीएससी के एग्जाम में। ये बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी इसका काफी रोल है। कारण ये है इसका कि जो मॉडर्न एम्पायर से इसका लिंक है, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इनका मॉडर्न एम्पायर से क्या लिंक है। और साथ ही साथ एक बायोग्राफी भी, आप इस वीडियो को एक बायोग्राफी के तौर पर भी ले सकते हैं कि आखिर अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी क्या है, इनकी स्टोरी क्या थी, कि ये आखिर किस तरह से इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, इनका इंडिया से इनका क्या लिंक है, और किस तरह से ये इनकी डेथ हुई, और इनकी एज कितनी थी, इतनी कम उम्र में इन्होंने कितनी अचीवमेंट की हुई थी। तो आपको ये सारी चीज इस वीडियो में पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको पहले बता देते हैं कि अलेक्जेंडर थे कौन। तो इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था, और अलेक्जेंडर द ग्रेट के अलावा इनको और क्या कहा जाता था, अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी इनको जानते थे, और अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि ग्रीस में पड़ता है मैकेडोनिया। तो देखिए, इसमें कई, जैसे मैकेडोनिया पढ़ रहा है वैसे ही कई ऐसी चीजें पढ़ेंगी, कई ऐसे वर्ड्स इसमें आपको मिलेंगे इस पूरी वीडियो में, जिसके शायद आप जगह के नाम से आप फैमिलियर ना हो और उनके नाम बोलने में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी ठीक ना हो, वो अजीब टाइप के हों। लेकिन क्योंकि वो देखिए, ये हम लोग अभी हैं इंडिया में, तो ये इंडिया की तो बात है नहीं, तो इंडिया से तो हम लोग फैमिलियर है, इंडिया की हर चीज से हम लोग फैमिलियर है। हिंदी भाषा है यहाँ की ऑफिशियल, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन वहाँ की जो जिस तरह से वहाँ की लैंग्वेज है वो ग्रीस की लैंग्वेज है, तो वहाँ ग्रीस की भाषा में हर चीज एकदम अलग तरीके से होती है। उसको प्रोनाउंसिएशन में भी हो सकता है, मुझे भी दिक्कत है, किसी भी नॉर्मल इंडियन को दिक्कत आनी ही आनी है, किसी भी इंडियन को दिक्कत इसमें आएगी, भले वो कितनी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हो। तो इसमें आपको क्या है कि आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, और जो मैंने इसमें स्पेलिंग दी हुई है उस स्पेलिंग के हिसाब से आप नोट बनाइएगा, तो उस स्पेलिंग को आप लोग बेसिकली ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अजीब तरह की जगहों के नाम आएंगे। अब जैसे इसमें यूपी बिहार तो आएगा नहीं, ये ग्रीस की जगह है, तो इसमें अजीब अजीब तरह के नाम आएंगे। तो आप लोग उससे थोड़ी सी फैमिलियरिटी करने की कोशिश कीजिएगा और नोट करिएगा, तो स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 356 बीसी में हुआ था। पेला एक जगह है जो कि मैकेडोनिया में पड़ती है, और मैकेडोनिया की ये जगह जो पड़ती है वो नॉर्थ वेस्ट है थेसलोनिकी की। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नाम इसके अजीब तरह के रहेंगे, थेसलोनिकी, जो कि ग्रीस में पड़ता है, मेन ग्रीस है, ग्रीस की कहानी पूरी। इनकी मौत कब हुई थी? इनकी मौत हुई थी जून 13, 323 बीसी में, जब ये 33 साल के थे, सिर्फ 33 ईयर्स के थे, तब इनकी डेथ हुई थी। और कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, जो कि पड़ता है अल हलीला, इराक में। अल हलीला इराक जो जगह है वहां पड़ती है। अब इराक कैसे पहुंची, ये आपको पूरी कहानी पता चलेगी। अब जो देखिए, मैकेडोनिया के जो राजा थे वो 336 से 323 बीसी तक मतलब राज किए थे। उसने क्या किया था, पर्शियन एम्पायर था, वहां पर्शियन एम्पायर काफी फेमस था ग्रीस में, उसको ओवरथ्रो किया था। और मैकेडोनिया का आर्म्स जो है वो इंडिया को, मतलब इंडिया पे भी ये इंडिया की तरफ भी इन्होंने उसके बाद इंडिया की तरफ इन्होंने अपना रुख किया था। और बाद में इंडिया पे की कुछ जगहों पे, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कुछ एरिया हुआ, तो ये कैप्चर कर लिए थे, पोरस को इन्होंने दे दिया था लास्ट में। तो आपको पूरे जैसे कहा पूरी स्टोरी डेवलप होगी अलेक्जेंडर की, आपको पता चलेगा इसमें। ये देखिए, ये हीरो बन गए थे अलेक्जेंडर जो है, ये फुल स्केल लेजेंड के तौर पे इनको देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी उसमें से सारी लगभग इन्होंने जीती ही हैं। इनको हार का सामना अपनी जिंदगी में नहीं करना पड़ा था। हाँ, एक दो जगह इनको कुछ लॉसेस हुए थे, लेकिन इनको कोई ऐसे कोई डिफीट वाली कोई बात नहीं थी। तो जहां भी लड़े थे वहां ये जीते ही थे, तो इसीलिए इनको एक हीरो की तरह देखा जाता है। जैसे हीरो होता है ना, हीरो किसी मूवी में वो कुछ भी करता है तो वो जीतता है, वो जिस तरह की रणनीति बनाता है, जिस तरह की, इसलिए उसको हीरो कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह से इनको हीरो के तौर पर देखा जाता है। इनके फादर का नाम था फिलिप II, फिलिप भी कहते थे उनको, ऐसे फिलिप II नाम था। इनकी मदर का नाम था ओलंपियास नाम था। ओलंपियास थी, ये डॉटर थी नियोपोटोटेलमस, जो कि एपिरस एक जगह है वहां की, ये इनकी वहां के राजा की ये बेटी थी, इनकी माँ। तो देखिए, 13 से 16 साल की एज में वो अरिस्टोटल जो थे उनसे काफी, मतलब वो इनके अरिस्टोटल इनके टीचर थे, वो इन्हें पढ़ाते थे, और उनसे और वो इनको काफी इंस्पायर भी किए थे कि ये जिससे इनका इंटरेस्ट फिलोसफी में, मेडिसिन में, और साथ ही साथ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, यानी वैज्ञानिक चीजों में भी इनका ध्यान काफी गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था, और इनका यह मानना था कि जितने भी नॉन ग्रीक हैं, मतलब जो ग्रीस में नहीं रहते हैं या जो ग्रीक के निवासी नहीं हैं, उनको एक नौकर की तरह, उनको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ये इनकी एक निगेटिव मेंटालिटी इनकी डेवलप हो गई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था कि देखिए अरिस्टोटल तो बस शांत दिमाग के आदमी थे, तो ये इनसे तो पढ़ाई एक अपनी कर ही रहे थे, इनसे जो चीजें थी, फिलोसफी सीख रहे थे, मेडिसिन सीख रहे थे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सीख रहे थे। उस समय की जो स्टडी होती थी, जैसे यहाँ हम लोग की आश्रम व्यवस्था थी, तो उस समय वहाँ के जितने भी गुरु होते थे, जैसे अरिस्टोटल जो फिलोसफर होते थे, वो लोग सिखाते थे, तो वो लोग इनको फिलोसफी भी सिखाते थे, मेडिसिन भी सिखाते थे, और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो भी इन्हें सिखाते थे। देखिए इन्होंने क्या किया था कि मैकेडोनिया को छोड़ दिया था 340 बीसी में, छोड़ दिया। कब, जब फिलिप्स ने अटैक किया था बेंजेंटिम में अटैक किया था तब, और वहां इन्होंने और डिफीट, और वहां पे मैदी जो था उनको डिफीट किया था, जो कि थ्रेसियन पीपल कहलाते हैं। ये एक जगह थी वहां की, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा जगह के नाम थोड़ा अजीब होने वाले हैं। तो इस तरह से इनका पूरा लाइफ स्टाइल चला था। तो देखिए अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 7 है, इसको हम लोग चैप्टर 7 की तरह ले रहे हैं, इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट इस चैप्टर का नाम है। और हम लोग का आपको ये वीडियो 2 प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, जिसमें एक है यूपीएससी कंप्लीट कोर्स और दूसरा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इन दोनों में आपको ये इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हालांकि अलेक्जेंडर का लिंक आपको, एक हमारी बायोग्राफी भी चल रही है, बायोग्राफी नाम की प्लेलिस्ट चल रही है, या स्टोरी लेसन्स भी चल रही है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये अलेक्जेंडर की स्टोरी है। तो टिस्का एकेडमी पे आपका स्वागत है। हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे अपनी बात रख सकते हैं। ये हमारे सारे प्लेलिस्ट चल रहे हैं, इसमें से जो भी आपको प्लेलिस्ट आपके काम का जो आपको लगे, मैं नाम क्या लूँ एक का, आप देख लीजिएगा। इसमें से आपको जो भी आपको प्लेलिस्ट आपके काम का लगे, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन हमारा आपको यही हमारे चैनल के इसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये सारे लिस्ट जो आपको देखने को दिखा रहा हूं मैं, ये मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। अगर आप बेल आइकन को भी हिट कर देंगे तो आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी हमारी कोई वीडियो लोड होगी। अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं अलेक्जेंडर की लाइफ के बारे में। तो देखो 338 बीसी में क्या हुआ था, उन्होंने एक लेफ्ट विंग आर्मी जो होती है उनको इन्होंने कमांड किया था, और ये वहां पे उन्होंने लड़ा था बैटल ऑफ कैरोनिया में, जिसमें फिलिप जो था उसने डिफीट किया था जितने भी ग्रीक के एलीज स्टेट, यानी कि जो ग्रीक के जितने भी फ्रेंडली स्टेट थे उसको डिफीट किया था, और वहां पे अपना पर्सनल करेज दिखाया था। जो एक सेक्रेट बैंड होता है थीव्स का, वहां पे एक सेक्रेट बैंड होता है, थीव्स एक पर्सन है उसका एक सेक्रेट बैंड होता था। तो ये थेब्स क्या था, एक इलाइट, एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री, एक पूरी सेना थी, उसका नाम थेब्स था। तो वो उसकी जो आर्मी थी उसको पूरी तरह से ब्रेक करके फिलिप ने क्या किया था, अपना एक जज्बा दिखाया था। फिलिप कौन थे? फिलिप इनके फादर थे। तो अब क्या था इनका, तो वहां पे इन्होंने 150, और इससे क्या हुआ था कि इनके पास 150 पेयर ऑफ लवर्स इन्होंने कंपोज किए थे, यानी कि इनके जो वहां पे फॉलोअर थे वो काफी बढ़ गए थे। ये बात इनके पिता की हो रही है। तो अब इनके पिता से शुरुआत करेंगे, फिर अलेक्जेंडर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये पूरी लाइफ से, जिससे आपको पूरी डिटेल पता चलेगी। देखिए 1 साल के बाद क्या हुआ कि फिलिप जब शादी, 1 साल के बाद क्या हुआ, फिलिप और ओलंपिया यानी कि 338 बीसी में इन्होंने ऐसा किया था। तो 337 बीसी में इनकी और इनकी माँ की, यानी अलेक्जेंडर की माता और अलेक्जेंडर के पिता जो थे फिलिप, इनकी आपस में डाइवोर्स हो गया था। तो और ये हुआ क्या था कि इन्होंने एक दूसरी एक वुमेन थी, उनके चक्कर में आके इन्होंने इनको छोड़ दिया था, इनकी माँ को। और उससे क्या होता, काफी एक झगड़े भी हुए थे उन लोगों में आपस में, जब इनके फादर ने फिर नई शादी की थी। तो इस नई शादी को लेके ये अपनी जब मैरिज, अब जब सबको एक दावत दे रहे थे, अपने भोजन वगैरह खिला रहे थे, तब उस समय अलेक्जेंडर और उनकी माँ ने पहले झगड़ा किया। उसके बाद ये छोड़ के एपिरस चले गए। एपिरस कौन जगह, जैसे मैंने आपको बताया कि एपिरस जगह थी जहां इनकी शादी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ओलंपियस थी, ये डॉटर थी किसकी, न्यूटोलस की, जो कि एपिरस में पड़ते हैं। तो ये एपिरस वहां का मेन थे। तो अब आगे क्या हुआ, तो अलेक्जेंडर ने बाद में क्या हुआ, अलेक्जेंडर क्या किया कि बाद में चले गए, ये इलिरिया एक जगह है, वहां चले गए थे। ये सब ग्रीस में ही पड़ता है ये। अब देखिए उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ कि फादर और सन, यानी जो बेटे और पुत्र, यानी कि अलेक्जेंडर उनके फादर के बीच में रिश्ते थोड़े से ठीक हो गए, और अलेक्जेंडर वापस रिटर्न हो गए। लेकिन अब आ तो गए थे वो, लेकिन उनका पोजीशन काफी रिस्क पे था, क्योंकि इनको काबिल नहीं माना जा रहा था, इनकी एज भी कम थी। 336 बीसी में क्या हुआ कि फिलिप्स का असैसिनेशन हो गया, इनके पिता की को ही षड्यंत्र करके मार दिया गया उनकी राज्य के अंतर्गत, ग्रीस में ही। तो वहां से अलेक्जेंडर जो था उसने अब क्या हुआ कि अलेक्जेंडर ने एक आर्मी को अपने फेवर में लिया और गद्दी पर बैठ गए, वो ग्रीक की गद्दी पर बैठ गए बिना किसी अपोजिशन के। और उन्होंने फिर धीरे धीरे करके जितने भी उनके फादर के मौत के जिम्मेदार थे, जैसे उसमें इनका ये मानना था, इनका ये डाउट था कि ये जो प्रिंस हैं, जो लिंसेटिया एक जगह है, वहां के जो प्रिंस थे
वो इनके इनके पिता के मर्डर के पीछे जिम्मेदार हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि उनको सबसे पहले इन्होंने अपने रास्ते से हटाया, उनको मारा इन्होंने। और इसके साथ ही इन्होंने जो भी इनको लग रहा था कि इनके और इनके राजगद्दी के रास्ते में आ सकते हैं, इनके राजा बनने के रास्ते में जो लोग आ सकते हैं, उनको इन्होंने सबसे पहले मौत के घाट उतारा। उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रीक की असेंबली हुई जिसको लीग ऑफ कोरिंथ कहा जाता है। वहां पे इन्होंने एक जर्नलिस्मों को उन्होंने अपॉइंट किया, जो कि बाद में इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने एशिया पे हमला किया था। और ये पूरी तरह से ऑलरेडी प्लान्ड था, और ये पहले प्लान किया जा सकता। और ये इसका छोटी शुरुआत इनके फादर ने अपने समय में ही एशिया पे कब्जा करने के लिए अपनी छोटी छोटी शुरुआत उन्होंने कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिफीट किया और पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया जो इलिरियंस की जो कोलिशन थी, यानी कि जो वहां की जो गठबंधन की जो आपस में एक मित्र जितने भी लोग थे सपोर्टर इलिरियंस के, उसको इन्होंने सबसे पहले तोड़ा, जिसने कि मैकेडोनिया पे पहले हमला किया हुआ था। उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने वहां पे हमला किया था तो काफी वो डेडली अटैक था। तो उसमें क्या हुआ कि ये एक रूमर फैल गई, एक अफवाह फैल गई कि इसमें अलेक्जेंडर की डेथ हो गई है, क्योंकि वो मतलब वहां पे एक रिवॉल्ट हुआ है, एक विद्रोह हो गया थेवन डेमोक्रेट्स के बीच में, और जिसकी वजह से ये रूमर जैसी ही अफवाह फैली कि इनकी डेथ हो चुकी है इलिरियंस को मारने में, तैसे ही इनको तुरंत उसके बाद क्या हुआ कि एक इनके डेथ की अफवाह फैली, जिससे जितने भी थेवन के जो डेमोक्रेट थे, जो भी वहां के डेमोक्रेट थे, उनके बीच में आपस में एक डेमोक्रेट समझ लीजिए कि उस समय के जो मंत्री वगैरह होते, जैसे पहले मौर्य एम्पायर में चाणक्य थे धनानंद के, ठीक है, वैसे ही ये थे। तो वहां पे एक अफवाह फैल गई कि इनकी डेथ हो गई है, और इससे क्या हुआ जो बाकी के ग्रीक स्टेट थे वो भी थीव्स को फेवर करने लगे, क्योंकि अब तो अलेक्जेंडर रहे नहीं, तो ये मानने लगे लोग। तो और एथेनियंस, और साथ ही साथ एथेनियंस जो थे उनके भी, और ये अर्ज किया गया था, ये जो मेन इसका कारण था वो थे डेमोस्थेनिस थे, वो थे जो काफी हेल्प किए थे थीव्स का आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ, अलेक्जेंडर का 14 दिन तक अलेक्जेंडर ने 240 मील 14 दिनों में 240 मील गए, कहां जो पेलियन एक जगह पड़ती है, जो कि पड़ती है कोर्स अल्बेनिया में, वहां से जो इलिरिस में पड़ते हैं, वहां से लेकर थीव्स पे ये वापस रिटर्न हुए। 14 दिन लगे इनको रिटर्न होने में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस लड़ाई में जो इलिरियन सिंह की लड़ाई थी उससे कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए थे, तो उसकी वजह से इनको 14 दिन लगे। और साथ ही साथ ये कई ऐसे लोकल ट्राइबल ग्रुप थे जिनको भी ये एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, जिससे इनके रास्ते में कल को अगर ये बड़ी चढ़ाई करें, एशिया पे चढ़ाई करें, तो उनके रास्ते में कोई ना आ पाए। ये अलेक्जेंडर की स्ट्रेटजी थी। हालांकि कुछ स्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, वो रास्ता भटक गए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थियरी है वो यही है कि 14 दिन तक ये पेलियन से थेब्स की ओर जाने के लिए इन्होंने जो है जितने भी इनके लोकल ट्राइबल्स थे उनको इन्होंने अपने रास्ते से अपने हटाया था, जिससे इनको दिक्कत ना आए अपनी आर्मी के साथ। अब क्या हुआ कि जब थीबन्स जो थे वो अब थीबस की उन्होंने चढ़ाई की। अब थीबस ने क्या किया कि जो थीबिया के जगह लोग थे उनको कहा गया थीबन्स, तो थीबन्स ने क्या किया कि सरेंडर करने से मना कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ कि फिर इन्होंने वापस एंट्री ली सिटी में, और सिटी में पूरा इन्होंने एक तरह से गदर मचा दी। और उससे क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि वहां के जो मंदिर होते थे और जितने भी पिंडास के हाउस होते थे उसको इन्होंने सबसे पहले तोड़ा और उसको लूटा सबसे पहले, और उसको बर्बाद किया। क्योंकि देखिए कहीं भी पहले लड़ाई होती थी तो पहले वहां के मंदिरों को ही तोड़ा जाता था, क्योंकि मंदिर जो होता था राजा, इसलिए पहले कहीं के भी इंडिया में भी आप देखें तो साउथ इंडिया में काफी फेमस था ये चीज कि जितने भी राजाओं ने, चाहे चोला राजाओं ने, चाहे चालुक्य ने, ये लोग जो भी मंदिर बनवाए हैं वो मंदिर इन्होंने इतना लेविश बनवाया है, इतना ज्यादा उसमें खर्चा किया है, लग्जरियस बनवाया है, क्योंकि ये दिखाता है कि वो राजा कितना पावरफुल है, वो राज्य कितना प्रॉस्पर है। तो इसी चीज को तोड़ने के लिए जब कभी हमला होता था, नादिर शाह ने भी जब हमला किया था इंडिया पे, तो उसने भी सबसे पहले मंदिरों को ही टारगेट बनाया था। तो इसी तरह से इन्होंने भी किया सबसे पहले उनकी, क्योंकि देखो होता है ना कि पहले डर खत्म करना जरूरी होता है किसी भी दुश्मन का, सबसे पहले उसको डराना जरूरी होता है, जिससे कि जो आप अटैक करेंगे किसी दुश्मन पे तो सबसे पहले उस चीज सबसे प्रिय चीज होती है, सबसे उस पर हमला करेंगे, तो अगर उसको आप जीत लेते हो तो फिर वो खुद ब खुद आपके रास्ते में आ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था। तो इसमें क्या हुआ था, 6000 लोग इसमें मारे गए थे, और जो भी सर्वाइवर थे, जो भी इसमें बच गए थे 6000 के अलावा उस राज्य के, उसको इन्होंने स्लेवरी में ढकेल दिया था, यानी उनको उन्होंने दास बना लिया था अपना। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर के एक्सपेडिशन की। देखिए इसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें काफी लंबी, अब एक एक एक्सप्लेन करने लगेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, पर हम आपको बता देते हैं एक मोटी मोटा। तो ये देख क्या था कि पर्शियन इन्होंने एक्सपेडिशन किया था, वहां पे इन्होंने हमला किया था, वहां पे इन्होंने जीत हासिल की थी। दूसरा इन्होंने मेडिटेरियन कोस्ट पे और इजिप्ट पे, ये देखिए पूरी स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने किया था, उसकी पूरी स्ट्रेटजी है, लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, अलेक्जेंडर की स्टोरी को भी समझना है, साथ ही साथ
अपने समय को बचाते हुए यूपीएससी की तैयारी भी कंप्लीट करनी। तो जो एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, हालांकि इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो आपका प्रीलिम से यूपीएससी उसके बहुत कम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बने, लेकिन ज्यादा मेंस में चांसेस है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर भूले भटके अगर यूपीएससी पूछ भी दिया तो 2 नंबर अपने हाथ से क्यों जाने दें, 1-1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको 2 नंबर आपके हाथ से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कैंपेन, और क्या किया था इन्होंने सेंट्रल एशिया की तरफ भी अपना रुख किया था, और उसके बाद इन्होंने इंडिया पे इन्वेशन किया था। तो हमारे लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इंडिया पे इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी। तो अब हम लोग समझते हैं इंडिया की इन्वेशन पे। तो 327 बीसी में, अब देखिए पूरी कहानी, पहले हम लोग बैक हिस्ट्री से क्या कि इंडिया की तरफ इनका रुख कैसे हुआ, उसको हम लोग पूरा एक स्टोरी जो है उसकी वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो 327 बीसी में अलेक्जेंडर ने क्या किया था, बैक्टीरिया को छोड़ा और फिर अपनी आर्मी के साथ वापस रीइंफोर्स किया और रीऑर्गेनाइज किया अपने कमांड को। टोटल 1,20,000 आदमी इनके साथ थे, 1,20,000 इनके जो सैनिक थे उनके साथ इन्होंने बैक्टीरिया को छोड़ा इंडिया के लिए। इसमें इन्होंने क्या किया, और जो 1,20,000 लोग रखा था उसमें इन्होंने जितने ऑक्सिलरी सर्विस देने वाले थे उनको रखा, जितने मल्टीयर थे उनको रखा, साथ ही साथ जो कैमल ड्राइवर थे, जो ऊंट को चलाने वाले ड्राइवर हैं उनको रखा, मेडिकल कॉर्प्स को रखा, एक तरह समझिए कि डॉक्टर्स को, जो उसमें डॉक्टर्स होते थे उनको इन्होंने रखा, जो सेना में डॉक्टर होते हैं, पेडलर्स को इन्होंने रखा था, जितने घूमने वाले होते हैं इधर उधर जो इनकी मदद कर सके, एंटरटेनर्स थे ताकि रास्ते में मनोरंजन भी होता रहे और आर्मी का उत्साह बना रहे, वुमेन को रखा ताकि इनकी मजे, और जितने भी आदमी जा रहे हैं एक तरह से पहले के समय में स्लेव की तरह लोग रखते, तो ये लोग वुमेन को भी साथ में रखे जिससे कि एक फैमिली वाली बात भी रहे और साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट वाली बात भी रहे। चिल्ड्रन को भी इन्होंने रखा और इस तरह से, और उसके साथ ही साथ 35,000 इन्होंने टफ फाइटर्स जो है उनको रखा, जो कि लड़ाई लड़ सके, किसी भी इनके युद्ध में इनकी सहायता कर सके। इन्होंने क्या किया, हिंदू कुश माउंटेन को इन्होंने पार किया, जो कि प्रोबेबली पड़ता है बमियान में, बमियान और गरबंड वैली जो पड़ता है जगह, वहां जो अलेक्जेंडर ने अपनी फोर्स को डिवाइड किया। अब हिंदू कुश माउंटेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हिंदू कुश माउंटेन जो है वो 800 किलोमीटर लंबा माउंटेन रेंज है, जो कि स्टेज करता है अफगानिस्तान से, और अपने इसका सेंटर से ये नॉर्थ पाकिस्तान तक, पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है वहां से लेकर तजाकिस्तान तक जाता है, यानी कि ये अफगानिस्तान से नॉर्दर्न पाकिस्तान फिर तजाकिस्तान तक जाता है। और ये रेंज होता है, ये फॉर्म करता है एक वेस्ट सेक्शन फॉर्म करता है हिंदू कुश हिमालयन रीजन का। मतलब हिमालय का अगर ये देखिए, जैसे ये अगर डायरेक्शन के तौर पर देखें तो ये जैसे होता है कि ये वीनस, इसको कहा जाता है कि वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसमें वीनस के वेस्ट के साइड में के रेंज को काफी हद तक कवर करता है। वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है पामेर माउंटेन का, जो कि कराकोरम हिमालय में पड़ता है। अब क्या था कि देखिए, जो दोनों बोथ कैवेलरी कमांडर, यानी कैवेलरी का मतलब होता है कि जो घुड़सवार होते हैं, तो उनके जो कमांडर होते हैं यानी सेनापति जो थे, वो उनको सेंड किया गया, भेजा गया खैबर पास में। खैबर पास से ही एंट्री होता था। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जो हमने जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में या इसी वीडियो में आप फ्रंट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आप सबसे प्लेलिस्ट में जाके आप सबसे पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको खैबर पास के बारे में जिक्र मिल जाएगा कि जहां से इंडिया में उन्होंने एंट्री ली थी। तो वहीं पे उन्होंने वहां पे जब वो खुद उन्होंने आराम किया और अपने कैवलरी जितने घुड़सवार थे उनको आगे भेज दिया। जैसे होता क्या था कि ये लोग, राजा पहले खुद कहीं नहीं जाता था, राजा कहीं एक सुरक्षित जगह देख के, वाले जंगल वगैरह में कहीं सुरक्षित जगह देख के वहीं वो ठहर जाते थे, या किसी राज्य, कहीं कोई राज्य जीतते थे या कोई ट्राइबल ग्रुप होते तो वहीं उन्हीं के साथ ठहर जाते थे अपने सेना के साथ, एक आदमी सुरक्षित जगह देख के, और फिर जितने भी उनके घुड़सवार होते थे उनको आगे भेज देते थे, जिससे कि उन लोगों को पता चल सके कि आखिर की कोई खतरा तो नहीं है, तो इसलिए पहले घुड़सवार को आगे भेज देते थे। तो ये लोग ने ऐसा ही किया, और उसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि एक पूरी जो गाड़ी थी उसको सीज किया नॉर्दर्न हिल में, जो पूरा एक जगह था जहां से ये इजिली पार कर सकते। तो वहां से जो चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट थी चढ़ाई करने के लिए इंडिया पे, उस सारे, क्योंकि माउंटेन को पार करना था तो उस सारी चीजें ये इकट्ठा करने में लग गए। उसके बाद ये स्वाट वैली और गंधार वैली में ये आगे बढ़े, और वहां पे इनको क्या हुआ, इनका तूफान से सामना हुआ और लगभग इनका लॉस ही हो जाता, लेकिन ये मॉडर्न, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मॉडर्न पीरसार के पास कुछ जो मॉडर्न पीरसार, जो अभी प्रेजेंट में पीरसार पड़ता है, जो कि वेस्ट इंडस जो नदी पड़ती है पाकिस्तान में, वहां से जो फ्यू माइल्स वेस्ट की तरफ जाता है, फ्यू माइल वेस्ट की तरफ, और जो नॉर्थ, जो बर्नर रिवर है उसके नॉर्थ में पड़ता है। ये सारी माउंटेन के पास छोटी छोटी नदियां हैं, तो वो वहां पे उस समय के हिसाब से नाम भी कई जगह चेंजेस हैं। तो यहाँ जो नाम वहां जिक्र है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वहां इन्होंने बहुत ही इंप्रेसिव एक सीज क्राफ्ट इन्होंने किया था, और वहां से वो आगे बढ़े थे। अब देखिए, स्विंग में 326 बीसी में इन्होंने क्या किया, इंडस रिवर को क्रॉस किया, और जो कि अटॉक के पास पड़ता था, और वहां से ये तक्षशिला में एंट्री लिए। और जहां पर रूरल तक्षशिला था, वहां पे रूरल के पास एलिफेंट थे, ट्रूप्स थे, यानी कि सैनिक थे, और ये उसके अगेंस्ट इन्होंने अपने जो इनका जो राइवल था
पोरुस, उसको उसका इनसे सामना हुआ, पोरुस से इनका सामना हुआ, जो कि एक बेसिकली ये पड़ता तक्षशिला, ये उस समय का अफगानिस्तान का एरिया था, वहां पोरुस थे, तो वहां पे इनका जो है सामना हुआ उनसे, जो कि हैदस पास, जो कि मॉडर्न झेलम के पास में पड़ता है, और साथ मॉडर्न चेनाब के पास जो एसनीस जो जिक्र है, ये ग्रीक भाषा में सारे चीजें जिक्र हैं, तो वो पड़ता है वो जगह, जो एक ये सॉरी तक्षशिला जो ये बिहार में पड़ता है, तो ये वहां की जो जगह था, बिहार उत्तर प्रदेश का जो एरिया था, वहां से ये नेपाल और जो बॉर्डर होता है वहां से ये पोरुस से वहां पोरुस का रास्ता, तो वहां पे इन्होंने जो है हमला किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जून में क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने फोर्ट किया बहुत ही ग्रेट बैटल, जो कि हैदस पास के लेफ्ट बैंक की तरफ पड़ता था, और वहां उन्होंने 2 सिटी को फॉर्म किया, जिसमें एक का नाम था अलेक्जेंड्रिया नीसिया, अपनी इस सिटी को फॉर्म किया था इन्होंने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, और दूसरी जो सिटी इन्होंने फॉर्म किया ये बुसी फैला, जो कि नेम रखा गया था बुसी फैलस, जो वहां पे डाइड हो गया, मर गया था राजा का, और बाद में इन्होंने पोरुस जो थे राजा, उनको इन्होंने अपना दोस्त बना लिया था, और वही बाद में अफगानिस्तान के सेनापति, अफगानिस्तान का एरिया उनको दे दिया था, और वहां के सेनापति भी बन गए थे, जिसको बाद में चाणक्य से भी सामना हुआ था, जो चाणक्य मौर्यन एम्पायर के थे, तो वो उनसे पोरुस का सामना हुआ था। बाद में उन्होंने पोरुस की ही पत्नी से, पोरुस की डॉटर से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवाई थी, जिससे कि अफगानिस्तान या उस एरिया से इनको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अलेक्जेंडर देखिए कितना जानता था इंडिया के बारे में, ये तो अभी भी अनसर्टेन है कि इंडिया के बारे में उसको कितनी जानकारी थी, क्योंकि भाई पहले गूगल मैप तो होता नहीं था, तो इंडिया के बारे में उसको कैसे पता रहेगा, लेकिन जितनी जानकारी उसको थी, इतना तो अभी क्लियर नहीं है, जितने भी इतिहासकारों को क्लियर नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है हाँ कि उसने गंगा जो नदी है उसके बारे में अलेक्जेंडर ने सुना भी था, इसका कोई प्रूफ नहीं, कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए बेताब था, और वो क्योंकि उसका दुनिया पर राज करने का उसका सपना था, तो उसने क्या किया था कि वो हैफिज के पास गया, जब उसकी आर्मी वो हैफिज के पास गया, वहां से उसकी आर्मी जो है मुठी और आगे जाने से, मतलब आर्मी धीरे धीरे करके आर्मी को उसकी समस्या आने लगी, और उसने आगे जाने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो बारिश का सीजन हो गया था, और उनकी बॉडी और स्पिरिट दोनों तक इतनी लड़ाइयां लड़ते हुए वो पीछे से आ रहे थे कि वो थक गई थी उनकी आर्मी, और अपनी आर्मी को इस तरह थका हुआ देख के, इस तरह से इनएक्टिव देख के अलेक्जेंडर ने वापस जाने का, बिना इंडिया पे हमला किए जाने का फैसला किया। देखिए इसके पीछे कहानी ये भी है कि जिसमें मैंने यहाँ पे उसको कहीं लिख के जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक ओरल स्टोरी में बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि जो चाणक्य थे, चाणक्य ने क्या किया था कि अलेक्जेंडर जब धनानंद पे हमला करके मगध राज को अपने अंडर में लेना था, तो चाणक्य का सपना था कि अखंड भारत का एक निर्माण करने के लिए, तो चाणक्य ने क्या किया था कि मौर्यन एम्पायर को खड़ा करने के लिए चाणक्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को रेडी किया, और जो अलेक्जेंडर था पहले उनका यह मानना था कि पहले जो बाहर से खतरा आ रहा है इंडिया के ऊपर, पहले उसको दूर किया जाए और बाद में धनानंद पे हमला किया जाएगा, क्योंकि धनानंद तो भोग विलास में लीन था। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य को अलेक्जेंडर की सेना में शामिल कर दिया था, और वहां से छोटे छोटे अटैक करा दिए, और अलेक्जेंडर की सेना में यह भ्रांति फैला दी, एक अफवाह फैला दी कि जो इंडिया की कुल देवी है वो तुमसे नाराज है, क्योंकि ये क्या करते थे कि उनके खाने में जहर मिला देते थे। अब सेना में शामिल हो गए थे तो होता क्या था कि कभी उनके खाने में जहर मिला दिए उनके सैनिकों के, तो कुछ सैनिक मर जाए, 2-4 की संख्या में सैनिक मर गए, और कभी छोटे छोटे अटैक करते थे, कभी अचानक से हमला कर देते, ये मानते थे कि ये एक देवी कृपा के तौर पर हो रहा है। तो इस तरह से अलेक्जेंडर के जितनी सेना थी उसका मनोबल तोड़ा। जब देखे लोगों ने अपने अपनों को मरते हुए देखा अपने आंख के सामने, तो लोगों ने खुद सोचा कि अब हमको हट जाना चाहिए वहां से, तो फिर अलेक्जेंडर जो पीछे हट गया। तो इस तरह से इसने चाणक्य बोल रहा था, बाद में चाणक्य ने फिर धनानंद पर हमला किया था। तो ये स्टोरी थी। अब आगे क्या हुआ देखिए, ठीक है, जो है जब वापस ये रिटर्न होने लगे तो फिर ये हैफिज पहुंचे, वहां इन्होंने 12 अल्टर और 12 ओलंपियन गॉड्स, यानी कि एक तरह से समझिए कि अब ये स्पिरिचुअल लाइफ में आ चुके थे, क्योंकि इनको लगता था कि जितनी इन्होंने जीत हासिल की है उतनी काफी है। तो इन्होंने क्या किया कि अब लोगों को देना, अभी तो इन्होंने काफी विनाश किया था, लेकिन अब इन्होंने देना शुरू किया। जिस तरह अशोका भी थे, बाद में अशोका भी कलिंग पर हमला करने के बाद वो बन गए थे, ठीक उसी तरह से उतना ये फॉर्म तो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हाँ इन्होंने भी अब इनका थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ में इनका थोड़ा सा ध्यान चला गया। तो वहां हैफिज के पास उन्होंने 800 से 1000 शिप के लिए एक जगह खड़ी हो सके, इसलिए वहां उन्होंने एक फ्लीट, एक पूरा जो एक बेड़ा जो होता है, बेड़ा खड़ा हो सके शिप्स का, वहां उन्होंने खड़ा हो सके, इसलिए पूरी जगह उन्होंने बनवाई। और उसको वहां पे छोड़ के अकेला वहां पे आगे ये नदी पार करते हुए इंडस को उन्होंने पार करते हुए इंडस पहुंचे, और वहां पे अपनी आधी फोर्स के साथ शिप बोर्ड पे, और आधी फोर्स को इन्होंने 3 कॉलम में डिवाइड करके नदी के 2 किनारों से
आगे बढ़ने के लिए उन्होंने करी, क्योंकि अलग अलग लोग जैसे कि सेना सब एक साथ न रखे, ये अलग अलग उसको पार्ट में डिवाइड किए और वहां से आगे बढ़ने लगे। अब वहां से क्या हुआ कि वो आगे बढ़े और इनका जो रास्ते में जितने लोगों को इन्होंने जो है रास्ते में दिक्कत दी थी, जैसे मान लीजिए ये क्या किया कि मान के चलिए अगर ये कोई जगह ऐसी, ये पूरा ग्रीस से आगे मारकाट मचाते हुए आगे बढ़े थे ये, तो जब ये वापस रिटर्न होने लगे तो वही लोग उसमें से जो लोग थे वो उनके जो फैमिली वाले थे या कोई थे, तो वो लोग दुश्मनी निकालने के लिए जब इनकी सेना छोटे छोटे टुकड़ों में आगे बढ़ रही थी तो इन पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये आगे गए तो धीरे धीरे इनके फाइटिंग होने लगा वो, और काफी मतलब खून भी लोगों का बहा, क्योंकि कारण ये था कि इन्होंने जितने लोगों को मारा था, जितने लोगों के परिवार का इन्होंने नाश किया था, वो सारे लोग इन पर हमला करने लगे। जब ये वापस रिटर्न हुए बदला एक रिवेंज के फॉर्म में, तो जब ये वापस इन्होंने लोगों को जैसे खबर मिलती थी कि अलेक्जेंडर यहाँ से गुजरने वाले हैं तो तुरंत खबर फैल जाती थी आग की तरह गांव में, और उससे क्या होता है गांव वाले इकट्ठा होकर हमला कर देते थे चोरी छिपे, सामने से तो लड़ नहीं सकते थे, चोरी छिपे हमला कर देते थे। इससे अलेक्जेंडर को बहुत नुकसान हुआ था। और इससे क्या हुआ था, एक बार एक माली जगह पड़ती है जो कि हेड्रोस जो कि द्रावी नदी के किनारे है, वहां पे अलेक्जेंडर पर भी हमला हुआ था और अलेक्जेंडर वहां पे घायल हो गए थे, और वहां अलेक्जेंडर काफी खुद को कमजोर महसूस करने लगे, क्योंकि काफी उनके शरीर से काफी ब्लड लॉस हो गया था, इसकी वजह से वो काफी बीमार हो गए। अब क्या हुआ कि फिर जैसे तैसे वो करके इंडस डेल्टा के पास पहुंचे और वहां उन्होंने हार्बर को बनवाया, एक बंदरगाह बनवाया, डॉक्स भी बनवाया, और इंडस के दोनों आर्म को इन्होंने काफी एक्सप्लोर किया। एक तरह से कहा जाता है कि इन्होंने इसलिए भी किया ताकि आगे जब ये वापस रिटर्न होके जब ग्रीस पहुंचे तो इन पर ज्यादा हमला ना हो, तो एक अच्छी इमेज को मेंटेन करते हुए ये आगे बढ़े, और थोड़ा सा इनका स्पिरिचुअल लाइफ में भी इनका ध्यान था। तो वहां से वो रणा की तरफ आगे बढ़े। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान किया कि अभी आगे बढ़ेंगे लैंड से, अभी लैंड के थ्रू आगे जाएंगे, जैसे नदी शिप के बोर्ड की तरफ में शिप में जा रहे थे ये, अब इन्होंने फैसला लिया कि हम लैंड के तौर पे जाएंगे, लैंड से जाएंगे, जमीन से होते हुए जाएंगे। जबकि क्योंकि नदी में जब हमला हो जाता तो इनको सर्वाइव करना थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो इस वजह से इन्होंने लैंड से जाने का फैसला लिया। तो क्या हुआ कि 100 से 150 शिप जो था, जो कि इन्होंने नर्चियस इनके यहाँ एक सेनापति था, उसके अंदर में 100 से 150 शिप रखा, और जो नर्चियस था वो उसके बाद नवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, यानी कि उसको समुद्र का ज्ञान अच्छा था, उसको उन्होंने पर्शियन गल्फ के लिए की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसी की शिप पे ये सवार हुआ, 100 से 50 100-150 शिप इन्होंने उसके अंदर में दे दिया, और बाकी ये लैंड से आगे बढ़े। वहां पे क्या हुआ कि फिर भी नर्चियस को तो पूरी जानकारी थी नदी के बारे में, पूरी नवल एक्सपीरियंस उसको पूरा था समुद्र के बारे में, लेकिन कुछ लोकल अपोजिशन को भी इसको सामना करना पड़ा। सितंबर 325 तक इनको जो कि जब ये आगे बढ़ने के लिए सोचे तब तक इनको रास्ते में कई रुकावटें आई, और वहां से वो क्या हुआ, उनको 3 हफ्तों तक एक जगह रुकना पड़ा, जिससे कि मानसून का वेट कर सके, नॉर्दर्न मानसून का, जो कि अक्टूबर में आने वाला था। तो सितंबर से अक्टूबर तक ये कम से कम 3 हफ्ते तक, लगभग 1 महीने इन्होंने जो है वेट किया जिससे मानसून आ सके, और आगे जो खतरा इनको दिख रहा था वो भी कम हो सके, पानी का भाव इनके फेवर में हो, जिससे कि अगर इनको हमला भी हो तो बच के निकल सके ये और इनके जितने सैनिक थे। सितंबर में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर जो था उसने भी एक जो गेड्रोसिया जो है, जो कि बलूचिस्तान में, मॉडर्न बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे एक कोस्ट वहां पे क्रिएट किया। लेकिन बहुत जल्दी क्या हुआ कि जो माउंटेनियस जो कंट्री वहां की इंलैंड थी, वो लैंड में उन्होंने उसको जितना भी माउंटेन, मतलब कुछ माउंटेन के एरिया को उसने लैंड में तब्दील किया, और वहां से वो क्या हुआ, लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि इसका ये सोचा कि वहां पे खेती करेंगे, थोड़ा फूड डिपॉजिट करेंगे अपने सैनिक के लिए। तो इसके लिए क्या करना था, एक ही ऑप्शन था कि अब चूंकि ये लोग ठहरते थे, तो ये लोग आज की तरह ये लोग काफी मतलब 5 महीना 6 महीना 3 महीना एक जगह ठहर जाते थे, तो ये जब ठहरते थे तो आगे बढ़ते थे, तो इन्होंने माउंटेन के एरिया को ही काफी हद तक अपने भोजन, क्योंकि इनका भोजन भी खत्म हो रहा था, तो फूड के लिए भी इनको फूड सप्लाई बनी रहे, क्योंकि लोकल सपोर्ट तो इनको मिल नहीं रहा था। तो इनके पास ऑप्शन क्या था कि ये क्या किए कि माउंटेनियस कंट्री को भी इन्होंने लैंड में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो अब क्या था, क्रेटस जो था वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था, उसको ऑलरेडी इन्होंने भेज दिया कि वो आगे जाए और जितने भी जो फूड के आइटम है वो इकट्ठा कर सके, एलिफेंट्स को भी, और जितने भी सिक और वाउंडेड लोग हैं उनकी भी मदद कर सके इनके सेना में। ये काफी लॉस हो गया था, इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि इनको रिटर्न होने में कितनी दिक्कत हुई थी। अब हुआ क्या, अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने तो इन्होंने कैसे अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, यानी एक जगह किया। तो हमने आपको जैसे बता दिया कि इंडिया में इनका कैसे इन्वेशन हुआ था और कैसे वापस रिटर्न होने में इनको दिक्कत आई।
अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने एम्पायर को जब इन्होंने कंसोलिडेट किया, एक जगह किया, क्योंकि अभी इनको लगता था कि जितनी जगह इन्होंने जीती उतनी काफी इनके लिए। तो 326 से 324 बीसी में अलेक्जेंडर अब जो है आगे की तरफ बढ़ा, और उनकी पॉलिसी थी कि जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उनको रिप्लेस करे, और जितने भी डिफॉल्टिंग गवर्नर हैं कि जो दुष्ट गवर्नर हैं उनको एग्जीक्यूट करे इंडिया छोड़ने से पहले। जैसे क्योंकि इसको पूरा सिस्टम बना के जितनी जगह इन्होंने ये जीता हुआ था, जैसे कि अफगानिस्तान का एरिया जीता था, बलूचिस्तान का एरिया इन्होंने जीता, रण ऑफ कच्छ का एरिया, गुजरात का एरिया इन्होंने जीता हुआ था। तो ये सारे एरिया को हालांकि पूरा इंडिया में एंट्री नहीं कर पाया था, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत एरिया इन्होंने कैप्चर किया था वहां इनको एक व्यवस्था बना के जानी थी। तो उसी व्यवस्था के लिए इन्होंने क्या किया था, 326 से 324 बीसी में ये आगे बढ़े, और जितने भी सीनियर ऑफिसर पहली रणनीति इन्होंने ये अपनाई, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको रिप्लेस करके उस जगह दूसरे यंग लोगों को रिक्रूट किया, और सारे जितने डिफॉल्टिंग गवर्नर थे उनको हटाया। अब 324 बीसी की स्प्रिंग में वो सूसा जो कि कैपिटल है एलम का, वहां वो गए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जो प्रशासनिक वो केंद्र था पर्शियन एम्पायर का। वहां उन्होंने ये पाया कि जो जब वापस रिटर्न होकर पर्शियन एम्पायर पहुंचे, तो वहां इन्होंने ये देखा कि उनके जो ट्रेजरर है, यानी कि जो उनके खजांची हैं, जिनके पास खजाने का हिसाब किताब रहता है, उनका नाम था हेल्फलस। हेल्फलस जो था वो भाग चुका था, वो जगह छोड़ चुका था, और सिर्फ वो जगह ही नहीं छोड़ा था, वो 6000 मशीनरी को भी ले गया था अपने साथ, यानी अपनी मदद के लिए। एक तरह से मशीनरी वो लोग होते हैं जो पैसे पे रहते हैं, जो जैसे जिनका किसी भी युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ पैसे लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो 6000 मशीनरी और 5000 टैलेंट्स जो ग्रीस के लिए था, उसको उन्होंने आगे लेके उसको आगे लेके ये बढ़े। और ये पनिशमेंट उनको ये, क्योंकि इन्होंने काफी पैसा खाया था वहां का, तो इनके खजाने से काफी पैसा गायब किया था, तो इसके डर से कि कहीं अलेक्जेंडर वापस आए उनको एग्जीक्यूट ना करें, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि वहां से पहले ही अपनी जगह छोड़ के भाग गए थे जब उनको खबर मिली कि अलेक्जेंडर वापस आ रहे हैं। लेकिन बाद में इनको एथेंस में अरेस्ट कर लिया गया था, और वहां से बाद में इनको क्रेटे एक जगह है वहां इनको मार दिया गया। अब सूसा के पास क्या हुआ कि अलेक्जेंडर जो था वो उन्होंने एक फीस्ट, मतलब एक दावत सबके पर्शियन एम्पायर के जितने भी लोग थे, जितना भी जगह इन्होंने सीज की थी, जिस सब राजाओं को एक साथ बुलाया, जिसमें वो और उनके 80 करीब उनके ऑफिसर थे, वो पर्शियन वाइफ के साथ आए, वो अपने पर्शियन वाइफ के साथ आए। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया था कि जब ये अपने एक्सपेडिशन पे निकले थे एशिया पे, तो वहां से भी इन्होंने अपनी हिदायत दी थी, जितने भी इनके अधिकारी थे टॉप लेवल के, उनको इन्होंने एक हिदायत दी थी कि वो भी आए और आके जितने भी रेशियल फ्यूजन, मतलब शादी करें वहां के लोकल लोगों से, एशिया के लोगों से, इंडिया के भी लोगों से काफी इन्होंने शादी की थी इनके सैनिकों ने, जिससे कि इनका एक रेशियल फ्यूजन हो पाए। रेशियल फ्यूजन का मतलब होता है कि दो लोग, जब दो अलग अलग जाति के लोग, जैसे आज के डेट में भी करते हैं, या दो अलग रेस के लोग, जैसे अफ्रीका का कोई हो गया, कोई इंडिया का हुआ, तो आपस में शादी कर लेता है, अफ्रीका का हुआ, अमेरिका का हुआ, तो आपस में रेशियल फ्यूजन होता है। तो उससे जो संतान पैदा होगी उसमें अफ्रीकन गुण भी होंगे, और उसमें अमेरिकन गुण भी होंगे, अमेरिकन क्वालिटीज भी होंगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इन्होंने रेशियल फ्यूजन किया। इससे क्या हुआ कि काफी फ्रिक्शन पैदा हो गया अलेक्जेंडर के रिलेशन में मैकेडोनिया के साथ जो रिलेशन थे ना, जिसका कोई भी सिंपैथी नहीं था इनकी, जो कि एक इनके एम्पायर का चेंज कॉन्सेप्ट था। तो इससे क्या हुआ कि कोई जो इनके एम्पायर के लोग थे उन्होंने इसमें काफी हद तक इनसे नाराजगी जताई, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन नाराजगी काफी हद तक इनको समझ में आई। इसके साथ ही साथ जो पर्शियन नोबल थे उन्होंने भी रॉयल कैवेलरी जो बॉडी गार्ड्स थे उनको एक्सेप्ट किया। रॉयल कैवेलरी मतलब होता है कि जैसे जो रॉयल जो राजाओं को पहले सुरक्षा मिलती थी घुड़सवारों की, चारों जैसे राजा चलता था तो अगल बगल जो घुड़सवारों की सुरक्षा मिलती थी, वो इन्होंने जितने नोबल्स थे जो नाराज हो गए थे, तो नोबल्स को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको रॉयल कैवेलरी बॉडीगार्ड दिए, जिससे कि उनको एक खुद में एक प्राउड वाली फीलिंग और ऑनर वाली फीलिंग, तो जिससे कि वो चुप रहो, ज्यादा बोले ना, क्योंकि रशियन इन्फ्यूजन के कारण काफी लोग नाराज थे और कहीं जनता को ना भड़काएं, इसलिए ऐसा इन्होंने किया, दिमाग लगाया इन्होंने। तो प्यूसेटस ने क्या किया, जो नया गवर्नर था पर्शिया का, उसने क्या किया, इस पॉलिसी को छोड़ दिया और अलेक्जेंडर को उसने क्या किया, जो एक नया गवर्नर जो अपॉइंट हुआ था पर्शिया में, जिसका नाम था प्यूसेटस, वो अलेक्जेंडर को, जिसका पूरा सपोर्ट, वो अपनी इस पॉलिसी से पूरा सपोर्ट दिया था अलेक्जेंडर को खुश करने के लिए उसने क्या किया कि पूरी सपोर्ट किया था अलेक्जेंडर की पॉलिसी को। लेकिन जो ज्यादातर मैकेडोनियन थे, यानी कि जो वहां की आम जनता थी, वो इसको देखते थे कि उनके खुद के प्रिविलेज पोजीशन पे खतरा आ रहा है, जो रेशियल इन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनकी गद्दी कोई और लेगा। जैसे अमेरिका में अगर कोई इंडिया का बंदा जाएगा जॉब करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा जब ट्रंप आए थे, तो ट्रंप ने क्या किया था कि H1B वीजा, जो कि
इंडियन लोगों को वहां पे जॉब के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल होता था, उस पर काफी हद तक दिक्कतें खड़ी की थी और उसके टाइम पीरियड को भी काफी हद तक प्रोवाइड किया था और कम किया था, नए लोगों को रिक्रूट करने से मना किया था। उनको लगा था इससे अमेरिकन जो यंगस्टर है उनकी जॉब पे खतरा आ रहा है, तो इस तरह से इन्होंने भी, तो यही एक मैंने एग्जांपल आपको दिया। तो उसी तरह मैकेडोनिया के लोगों को भी लगा कि अगर बाहर से लोग आके आएंगे तो वो हमारे अपने नहीं है, वो गैर है, उनको गैरों की नजर से देख रहे थे लोग। तो इसकी वजह से उनको लगा कि उनकी जॉब, उनकी अपॉर्चुनिटी, उनके बच्चों की अपॉर्चुनिटी अभी बाहर वाले आके ले जाएंगे। अब देखिए क्या वो ये इशू बाद में जो है ये बढ़ गया था ओपीएस में, जो कि 324 बीसी में, जब अलेक्जेंडर का डिसीजन लिया कि जितने भी मैकेडोनियन के वेटरन्स है, यानी कि जो मैकेडोनिया के पहले विद्वान लोग हैं, वो स्क्रैटर्स जो था उसके अंदर में वापस अपने घर भेजा जाएगा उनको। और उसने इंटरप्रेट किया इस चीज को कि वो अब जो है ट्रांसफर करेगा जो एशिया का जो पावर उसने जो जीता हुआ जगह है, वो सारी चीज जो है वापस उन्हीं को ट्रांसफर कर देगा। मतलब जहां जहां वो जीत के आया था वहीं के जो लोग राजा था उन्हीं को वो वापस रख देगा। तो इससे भी लोगों को लगा कि जब ये जीत के ये वापस ही देना था राज्य, तो आखिर इन्होंने वो जीता ही क्यों? और अगर जीता तो फिर जो जितने मैकेडोनियन थे जो कि अलेक्जेंडर का साथ दिए थे इस पूरी लड़ाई में एशिया को जीतने में, तो फिर वो क्यों आखिर वो उनका बलिदान कहाँ गया? उनका बलिदान तो व्यर्थ हो गया। अगर एशिया को जीत के वापस ही देना था तो आखिर जीता ही क्यों? तो उससे फायदा क्या हुआ जितने भी ग्रीस के लोग थे? तो एक इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया। 324 बीसी की बात है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ओपन म्यूटिनी वहां पे शुरू हो गई सभी के बीच में, लेकिन रॉयल बॉडीगार्ड को छोड़कर बाकी सबके बीच में एक म्यूटिनी टाइप की, मतलब कि एक मारकाट वाली जो स्थिति थी वो पहुंच गई। लेकिन जब अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी आर्मी को डिसमिस किया और इनरोल किया उस पर्शियन को, तब अपोजिशन जो है वहां पे मतलब अपोजिशन ब्रोक डाउन। तब अपोजिशन वहां पे जितने भी लोग अपोजिशन खड़े हो रहे थे, क्योंकि बेसिकली ये जो गेम हो रहा था पूरा ये अलेक्जेंडर को गद्दी से हटाने का और नए लोगों को आगे, क्योंकि हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि वो राजा बने, आपने बाहुबली में भी देखा होगा। तो ठीक उसी तरह से अलेक्जेंडर के लिए एक विपरीत जो हवा चल रही थी। बाद में इन्होंने क्या किया था कि पूरी आर्मी को इन्होंने जो एशियन आर्मी थी उसको हटा लिया था और उस जगह से पर्शियन लोगों को रखा था, खुश करने के लिए पर्शियन लोगों को। यहाँ पे एक इमोशनल सीन जो होता है जहां पे एक रिकंसिलिएशन, एक तरह समझौते की बात होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बैंक्वेट हॉल होता है जिसमें 9000 गेस्ट को बुलाया जाता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग जो राज्य में फैल गई थी उसको दूर करने के लिए। एक तरह का एक भावुक एक इमोशनल सीन वहां बना और वहां के जो पार्टनरशिप था गवर्नमेंट में मैकेडोनियन और पर्शियन का ना, वो वहां पे आर्गू नहीं किया गया। और जो लोग थे वहां के लोगों को एक पार्टनर के तौर पे, एक कॉमनवेल्थ के तौर पे वहां लोगों को देखा गया। मतलब इन्होंने क्या किया कि इस चीज को पूरा दूर करने के लिए 9000 लोगों को इन्होंने गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया, पूरे राज्य से उनको दावत पे बुलाया। और इससे क्या हुआ कि एक ऐसा, और ये इस सेलिब्रेशन का कारण था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी जो रेशियल इन्फ्यूजन को लेके, उस चीज को कहीं ना कहीं अब जो है वो चीज दूर हो चुकी है और अब राज्य में सुख और शांति है। यह इसका प्रतीक था। इसके लिए सबको आपस में, जनता को अपने फेवर में लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और 10,000 वेटरन थे जो कि मैकेडोनिया में गिफ्ट के साथ भेज दिया और क्राइसिस जो थी पूरी जो चल रही थी वो उसका एंड हुआ। अब क्या हुआ समर में, यानी गर्मियों में जो 324 बीसी में था, अलेक्जेंडर ने क्या किया, अब दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेड़ा उठाया। और जो कि वांडरिंग मर्सनरीज थे, यानी कि जो लोग काम की तलाश में रहते थे, जो लोग पैसे के लिए किसी भी आर्मी को ज्वाइन कर लेते थे, तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई इनका विरोधी अपोजिशन फिर से चाहे तो मर्सनरी को हायर करके वो चाहे तो फिर से जो म्यूटनी वाली स्थिति थी वो ला सकता है। इसलिए अलेक्जेंडर ने सोचा कि इनको कहीं अगर हम जॉब पे लगा दें तो कहीं ना कहीं काफी ईजी रहेगा इनके लिए। तो वहां पे कहीं क्या था कि जो मर्सनरीज थे वो दूसरी जगह के थे अक्सर, तो वो क्या करते थे, 1000 से ज्यादा थे एशिया और ग्रीस दोनों में। और उसमें कई ऐसे थे जो जिनको पॉलिटिकली रूप से षड्यंत्र करके उनके खुद के शहर से उनको निकाल दिया गया था। कई ऐसे लोग थे, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया और इन्होंने उनकी प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व भी किया, क्योंकि उनको जहां पे उनको अपनी सेना में रखना है या कहीं उनको किस पद पे रखना है, तो और उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कराई, ये सारी चीजें उन्होंने की। अब क्या हुआ कि जो ऑटोमन था 324 बीसी में, वो वहां पे उस समय क्या हुआ कि हेफेस्टन जो था वो डाइड हो गया, कहां पे, एक बेतनाम में। और अलेक्जेंडर जो था वहां पे एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, ये बहुत ज्यादा परेशान उनके डेड होने से, क्योंकि बहुत उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड था, उनका बेस्ट फ्रेंड था, तो इनके हेपेटाइटिस के डाइड होने से काफी ज्यादा ये दुखी हुए और बहुत ही रॉयल फ्यूनरल उसको दिए बेबीलोन में, जिसमें करीब 10,000 इन्होंने 10,000 टैलेंट्स उन्होंने खर्चा किए वहां के लिए।
अब क्या है कि बहुत लंबे समय तक उनका माइंड जो था वो, अब उनका माइंड पूरी तरीके से अब धीरे धीरे करके उनका गॉड की तरफ उनका ध्यान जाने लगा, और उनका आइडिया, उनका जो माइंड था पूरी तरह से गॉड में मतलब की तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा जाने लगे। अब वहां पे ग्रीक जो थे वहां के, उन्होंने सोचा कि वो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि कौन सी डिमार्केशन लाइन है गॉड और मैन के बीच में, मतलब गॉड और आदमी के बीच में, मतलब इतना ज्यादा गॉड में ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शामिल हो गए थे कि अब वहां के जो ग्रीक के मेन पर्सन थे, ग्रीस के निवासी, उनको ग्रीक कहते हैं, तो जितने ग्रीक्स थे वो सोचने लगे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भगवान है कि इंसान है। लेकिन एक लीजेंड है, वो एक एग्जांपल देते हैं जिसमें एक एग्जांपल ज्यादा बोलते हैं कि आदमी अपनी अचीवमेंट के द्वारा डिवाइन स्टेटस को पा सकता है, क्योंकि ये इसी थियरी के आधार पे कि अगर कोई आदमी जो कि जिसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा हो, जैसे अलेक्जेंडर की अचीवमेंट बहुत ज्यादा थी, वो डिवाइन स्टेटस को पा सकते हैं। तो ग्रीक के जितने लोग थे उनका यही मानना था कि अब ये एक तरह से उनको गॉड लाइक इमेज उनको देने लगे। अब देखिए अलेक्जेंडर तक कई ऐसे ओकेजन होते थे जहां पे वो कंपैरिजन करने लगता था अपने खुद के कई, अब देखिए अब क्या था कि अलेक्जेंडर, अब चीजें सॉल्व हो चुकी थी, तो अब अलेक्जेंडर के थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका ध्यान जाने लगा। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया कि अपने, क्योंकि कम उम्र में इनकी काफी 33 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, उससे पहले इन्होंने कितना अचीव किया था। तो अब लोग मानने लगे, जब ये 32 साल के थे तब की बात है ये, तब इनको लोग गॉड की तरह इमेज इनकी रखने लगे और इनका कंपैरिजन करने लगे डियोनियस और हरक्यूलिस से, इनका कंपैरिजन करने लगे। जो हरक्यूलिस थे ग्रीक के जो वो थे, उनसे इनका काफी कंपैरिजन करने लगे। तो अब ऐसा माना गया लगा कि लोग कन्विंस करने लगे इस रियलिटी से, उनकी खुद की डिविनिटी से, कि कितना ज्यादा वो डिवाइन नेचर के हैं, और एक्वायर, और लोग धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगे। पर यहाँ पे इस बात को समझने का कोई कारण नहीं बनता है कि ये जो उनका डिमांड था कि कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड या डिवाइन स्टेटस जो होता है, वो इनको जो दिया गया था डिवाइन स्टेटस, उसका ग्रीक सिटी से कोई पर्टिकुलर अधिकार उस पर नहीं है। इनका डिवाइन स्टेटस से कोई खास लेना देना नहीं था ग्रीक सिटी का। ये एक सिम्टम इसको माना गया लोगों ने, मेगलोमेनिया माना एक इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी लोगों ने इसको, जो वहां के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने ये माना कि ये जो गॉड लाइक इमेज बना के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने माइंड से हिल गए, इनको इन्होंने एक तरह से मेंटली चैलेंज इसको कहते हैं, एक इमोशनल इनस्टेबिलिटी, यानी कि काफी इमोशनल है और इनस्टेबल इनको माना इनके माइंड को। अब सिटीज जो था वो जितने परफॉर्म थे वो कंपाइल किया गया, लेकिन आयरॉनिकली क्या किया गया, वहां पे जो स्पार्टन थे, स्पार्टन को भी इन्होंने हराया था, तो स्पार्टन ने क्या किया, ये लिखते थे कि चूंकि अलेक्जेंडर जो है वो गॉड बनना चाह रहे तो उसे गॉड ही रहने दो। तो वहां के जो लोकल मतलब स्पार्टन थे, उन्होंने स्पार्टन को भी इन्होंने आया था, तो उसके लिए उन्होंने उनका ये कहना था कि अलेक्जेंडर तो है अब गॉड की तरफ अपनी इमेज बना रहे हैं, तो उनको गॉड ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक पूरा इनका चीजें इनकी इस तरह गई। अब क्या, वो विंटर में 324 बीसी में अलेक्जेंडर ने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेडिशन किया था अगेंस्ट सीजियंस के, जो कि कहां पड़ता था, हिल ऑफ, जो कि लूरिस्तन के हिल पे पड़ता था ग्रीक में ही। अचानक क्या हुआ कि अचानक बेबीलोन में जब वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था इरिगेशन फैकल्टीज को यूफ्रेट्स में, और सेटल करने की कोशिश कर रहा था पर्शियन गल्फ को, उस समय अलेक्जेंडर जो है वहां बीमार पड़ गया। और वहां पे बहुत ज्यादा ये, क्योंकि वहां बहुत लंबे समय तक बैंक्वेट में रहा है, और काफी हद तक बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग के कारण इनका जो है 13 जून 323 बीसी में इनका ये डाइड हो गया 33 साल की एज में। वहां पे इनकी बेबीलोन में इनकी डेथ हो गई। उनकी बॉडी को इजिप्ट में डाइवर्ट कर दिया गया टॉलमी के द्वारा, जो कि बाद में राजा बने, और उसे बाद में इवेंचुअली जो है एक गोल्डन कॉफिन में रखा गया, और अलेक्जेंड्रिया एक जगह जो इन्होंने बनाई थी जब इन्होंने जीता था, मैंने आपको बताया ना कि अलेक्जेंड्रिया इन्होंने जगह बनाया था, तो अलेक्जेंड्रिया में इनको रखा, और दोनों इजिप्ट में था, वहां इजिप्ट में इनको रखा गया, और एल्सवेयर ग्रीक सिटीज में, और जहां उन्हें पूरी तरह से डिवाइन, पूरी तरह से सम्मान दिया गया। तो इस तरह इनका जो है पूरा अंत हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से काफी अलेक्जेंडर के बारे में काफी हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ और टॉपिक पे आप चाहते हैं किसी और पे हम वीडियो बनाए तो आप हमें बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल एंशिएंट यूनिवर्सिटी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हमने ज्यादा, क्योंकि एंशिएंट यूनिवर्सिटी के लिए हम आपको पढ़ा ही रहे थे, साथ ही साथ हम थोड़ा बढ़ा के आपको पढ़ा दिए, जिससे कि आपको अलेक्जेंडर के भी बारे में थोड़ी जानकारी हो। तो इसमें से आप चाहे तो अपने काम के जो नोट्स है जो हमने बताया उसमें नोट लिए, क्योंकि इसमें से आप चाहे तो टॉपिक मेंस में आप अलेक्जेंडर पे जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अलेक्जेंडर का रेफरेंस दे सकते हैं जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो कर लीजिएगा। ये सारे हमारे प्लेलिस्ट हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप, जो आपके साथ कोई तैयारी करने वाला बंदा है अगर वो देख रहा है ये वीडियो, तो उसको कंप्लीट कोर्स का जो सीरीज चल रही है उसको आप इसका एकेडमी पे सारे कोर्सेज में से जो आपको ठीक लगे आप उनको दिखाइए, वीडियो को उनको सेंड कीजिए, जिससे उनको भी फायदा मिल सके।
तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।